नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत है आप लोग का। मैं पार्ट 3 आज लेकर आया हूं आप लोग के सामने। इससे पहले पार्ट 2 नेट प्रिपरेशन के लिए वीडियो डाल चुका हूं और बाकी के क्वेश्चन मैं लगभग 200 क्वेश्चन अपने पार्ट में टुकड़ों में बांट बांट कर कवर करूंगा। तो आज मैं पार्ट 3 लेकर आया हूं नेट प्रिपरेशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री का जनक किसे कहा जाता है, एंथ्रोपोमेट्री का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, बैरन क्यूटेलेट। बैरन क्यूटेलेट को फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्री कहा जाता है। एंथ्रोपोमेट्री के बारे में बता दूं कि क्या होता है। एंथ्रोपोमेट्री अपने शारीरिक अंगों की माप, जो हम शारीरिक अंगों की माप करते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री। एंथो माने शरीर होता है, मेट्री माने मापन करना। शारीरिक अंगों की मापन को एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। और ऑप्शन नंबर जो बी है, मार्टिन्स ने स्कैट एक थ्योरी दी थी, स्पोर्ट्स कंपटीशन एंजाइटी थ्योरी। इन्होंने दी थी 1977 में, 1977 में मार्टिन ने स्कैट स्पोर्ट्स कंपटीशन एंजाइटी थ्योरी दी थी। और ऑप्शन नंबर सी में स्पीलबर्गर जो था, इन्होंने एंजाइटी थ्योरी दी थी। और एंजाइटी में इन्होंने दो तरह की थ्योरी बताया, ट्रेट एंजाइटी और स्ट्रेट एंजाइटी। ट्रेट एंजाइटी के बारे में बताया कि यह जन्म जातीय एंजाइटी होती है, यानी कि जो हमें डर भय स्टार्ट होती है, घबराहट होती है, कुछ जन्मजात मिलते हैं। और स्टेट मतलब कि सिचुएशनल कंडीशन को देखकर, स्थिति को देखकर हमें स्टेट एंजाइटी आती है। क्वेश्चन नंबर 38, इफ़ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 0.1 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, देन यदि नल हाइपोथेसिस 0.1 लेवल पे रिजेक्ट होती है तब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको नल हाइपोथेसिस के बारे में क्या बता देते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है। हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव आंसर, एक हमारा अनुमानित आंसर होता है, यानी कि जो भी चीज़ हम करने जाते हैं उसमें अनुमान लगा लेते हैं कि हमसे होगा या नहीं होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा और कितना आएगा। तो ये हो गया हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस भी दो प्रकार की होती है, यानी कि नल हाइपोथेसिस, नल मीन्स जीरो, और हाइपोथेसिस मीन्स परिकल्पना, यानी कि जो रिजल्ट आया और हमारी परिकल्पना जो की थी उसमें कितना डिफरेंस है। अब जब उस रिजल्ट और परिकल्पना में, हमारा हाइपोथेसिस में, हमारे अनुमान में कोई डिफरेंस नहीं होता है तो उसे बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, यानी कि शून्य। हमारा रिजल्ट दो चरों के बीच का जो रिजल्ट था शून्य था, किसी में कोई अंतर नहीं दिखा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जब हमें जब कुछ परिणाम प्राप्त होता है तो उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो क्वेश्चन है कि इफ़ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, यानी नल हाइपोथेसिस 0.01 लेवल पे महत्व पे रिजेक्ट होती है तब क्या बोलते हैं। यानी कि 38 का क्वेश्चन नंबर सी सही है। इट विल आल्सो बी रिजेक्टेड एट द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, यानी कि यह 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पे रिजेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 39, इन क्वेश्चन नंबर 40, इन वन वे अनोवा 39 सॉरी 30 क्वेश्चन नंबर 39, इन वन वे अनोवा 4 सैंपल means are compared with 12 scores in each sample. The numerator and denominator degree of freedom for the statistic f would be। आपको पता है कि एनोवा को एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी बोलते हैं,
यानी कि एफ टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसमें बोला है कि वन वे अनोवा, वन वे अनोवा का मतलब होता है किसी एक फैक्टर पे काम करता है। तो 39 का बी, ऑप्शन बी सही है, 3 and 44। इन वन वे अनोवा विथ 3 अनइक्वल सैंपल साइज, एक वन वे अनोवा में 3 अनइक्वल साइज के सैंपल हैं। What should be the minimum number score you must have in experiment? What should be the minimum number scores you must have in experiment? आपको इन तीनों स्कोर में से मैक्सिमम मिनिमम कम से कम स्कोर कौन सा है जिसे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सी सही है, इसमें 40 का सी सही है। और 41, क्वेश्चन नंबर 41, इन कंपेयरिंग द थ्री इंडिपेंडेंट सैंपल्स, in comparing the three independent samples, what happens if instead of using one-way ANOVA 3 t-test are applied? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विल इंक्रीज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42 में नॉक्स टेस्ट इज स्किल टेस्ट फॉर। नॉक्स एक टेस्ट बनाया गया है जो नॉक्स के द्वारा बनाया गया था, और यह टेस्ट बास्केटबॉल टेस्ट है। तो यानी कि बास्केटबॉल टेस्ट एक नॉक्स महोदय थे, उनके द्वारा बनाया गया था, और जो बास्केटबॉल की स्किल को मेजर करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। हॉकी का भी टेस्ट बना, वॉलीबॉल का भी बना, टेनिस का भी बना, तो आगे नेक्स्ट में हम बताएंगे। 43 क्वेश्चन नंबर, क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट यूज टू मेजर। क्वींस कॉलेज, जब स्टेप की बात आए तो स्टेप अप से आप एक ट्रिक बना लीजिए कि स्टेप अप करने से क्या हमारा बेनिफिट हो सकता है, कार्डियो पे हमारा इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट यूज टू मेजर कार्डियोवैस्कुलर को मेजर करता है। एंडोरेंस मेजर करता है कूपर टेस्ट, और फ्लेक्सिबिलिटी टिच्ची टेस्ट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करता है। ब्रिजअप टेस्ट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करती है। सिट एंड रेस्ट टेस्ट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करता है। तो अब 44, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द जॉनसन मोटर एलिजिबिलिटी टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट जॉनसन मोटर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। आपको मोटर एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा बता दें कि मोटर एलिजिबिलिटी क्या होती है। कि मोटर माने मूवमेंट, एजुकेबिलिटी माने शिक्षित होना। हाउ टू क्विक लर्न मूवमेंट माने कि कितना जल्दी किसी मूवमेंट को व्यक्ति सीख ले रहा है। जितना जल्दी, जितने तेज से कोई मूवमेंट को अगर व्यक्ति सीख रहा है तो उसको बोलते हैं मोटर एजुकेबिलिटी, यानी कि मूवमेंट की सीखने की कैपेसिटी उसकी अधिक है। तो जॉनसन महोदय ने कुछ टेस्ट बैटरी बनाया था, उसमें कौन सा सही नहीं है। 44 का सी, वर्टिकल जंप उनके टेस्ट बैटरी में नहीं आता है। उसमें आता है बैक रोल, फ्रंट रोल और स्टैगर जंप, वर्टिकल जंप नहीं आता है। तो 45 का क्वेश्चन नंबर 45, विच फैक्टर डिटरमाइन द एक्चुअल ट्राजेक्टरी ऑफ शूट। निम्नलिखित में से यानी कि कौन सा फैक्टर एक्चुअल ट्राजेक्टरी शूट को प्रभावित करता है। कौन सा कारक, डिटरमाइन कीजिए, ज्ञात कीजिए कि कौन सा कारक एक्चुअल ट्राजेक्टरी को शूट करता है, प्रभावित करता है। इसमें वेलोसिटी हो गया, एंगल ऑफ रिलीज
और डायरेक्शन स्पिन। देखिए, जब हम कोई चीज़ थ्रो करते हैं तो जो चीज़ थ्रो करते हैं उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। कोई चीज़ एयर में जब हम थ्रो करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और जहाँ से रिलीज हुआ यानी जहाँ से छोड़े और जहाँ वो फॉल हुआ यानी गिरा, उस पाथ को बोलते हैं ट्राजेक्ट्री पाथ। उसको क्या बोलते हैं? ट्राजेक्ट्री। और जो बीच का एरिया होती है उसको बोलते हैं, नीचे से ज़मीन से और पिक पॉइंट की एरिया तक को बोलते हैं पैराबोला। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, डायरेक्शन। डायरेक्शन ही ऐसा है जो ट्राजेक्ट्री को प्रभावित करता है। आप क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ मसल, यानी कि पेशीय बल या मसल्स ग्रुप। देखिए, मसल्स वर्क करती है या तो सिंगल मसल्स वर्क करेगी या ग्रुप में करेगी। इज एबल टू एक्सर्ट फॉर वन मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एक मैक्सिमल एफर्ट एक्सर्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? मस्कुलर एंडोरेंस, एजिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, मस्कुलर स्ट्रेंथ। अब थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं मस्कुलर एंडोरेंस क्या होता है। ऐसी पेशीय क्षमता जो थकी हुई अवस्था में देर तक कार्य करें। ऐसी पेशीय अवस्था क्षमता जो थकी हुई अवस्था में देर तक कार्य करे उसे बोलते हैं मस्कुलर एंडोरेंस। मस्कुलर स्ट्रेंथ यानी मस्कुलर स्ट्रेंथ। रेसिस्टेंस के विरुद्ध कार्य करने की पेशी क्षमता, यानी प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की पेशी क्षमता को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं। एजिलिटी, हाउ टू क्विक चेंज बॉडी पोजीशन इन ए मिनिमम स्पेस एंड मिनिमम टाइम, यानी कि कैसे अपनी शरीर की स्थिति को कम समय और कम जगह में परिवर्तन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एजिलिटी। और कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को बताते हैं कि हार्ट और वेसल्स की ऐसी क्षमता जो थकी हुई अवस्था में देर तक वर्किंग मसल्स को ब्लड और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए, उसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। एक बार फिर से बताते हैं कि हार्ट और वेसल्स, कार्डियो माने हार्ट, वेस्कुलर माने वेस्कुलर, वेसल्स से लिया गया है कि हार्ट और वेसल्स की ऐसी क्षमता जो देर तक थकी हुई अवस्था में वर्किंग मसल्स को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करे। तो क्वेश्चन नंबर 47, फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट इज यूज्ड इन। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो शॉर्ट सर्विस, देखिए शॉर्ट सर्विस जब भी यूज होती है हमें, तो हमें सेंस आना चाहिए कि बैडमिंटन में लॉन्ग सर्विस, शॉर्ट सर्विस। 49, क्वेश्चन नंबर 48, द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज मेड स्ट्रांग विथ, यानी कि शारीरिक शिक्षा की नींव किसके द्वारा मजबूत होती है? शारीरिक शिक्षा की नींव किसके द्वारा मजबूत होती है? फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक फैक्ट्स, कल्चरल हेरिटेज, फिजिकल कल्चर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि साइंटिफिक फैक्ट। जितने भी साइंटिफिक, सैद्धांतिक, वैज्ञानिक रूप से एक्सपेरिमेंट किए हुए तथ्य हमें प्राप्त होंगे, उतना ही शारीरिक शिक्षा की नींव मजबूत होगी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। पिरामिड ट्रेनिंग वाज इन्वेंटेड बाय। पिरामिड ट्रेनिंग किसके द्वारा खोजी गई थी, किस देश के द्वारा? रशियन, जर्मन, स्वीडिश, अमेरिकन। तो पिरामिड ट्रेनिंग जो खोजी गई थी रशियन यानी रसिया, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा
सॉरी यूएसए के, सॉरी रसिया के द्वारा। तो पिरामिड ट्रेनिंग के बाद थोड़ा हम कर देते हैं कि पिरामिड ट्रेनिंग होती क्या है। जब सेम ट्रेनिंग कई रिपीटेशन में करते हैं, यानी कि मान लीजिए वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा वेट लिए, उसका सेट मारे, फिर थोड़ा वेट बढ़ाया, फिर सेट मारा, फिर थोड़ा वेट बढ़ाया, फिर, यानी कि इंक्रीमेंट ऑफ लोड। जब लोड को बढ़ाते हैं और रेपिटेशन और सेट में करते हैं तो उसको बोलते हैं पिरामिड ट्रेनिंग। इसका इन्वेंटेशन हुआ था रसिया में। क्वेश्चन नंबर 50, हु इन्वेंटेड सर्किट ट्रेनिंग? सर्किट ट्रेनिंग किसने बनाया था? सर्किट ट्रेनिंग किसने बनाया था? इस मॉर्गन एंड एडम्सन, वेन आकेन और रेंडॉल और मार्लो। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, मॉर्गन एंड एडम्सन। और ऑप्शन नंबर बी जो है, वेना आकेन, इन्होंने वेट ट्रेनिंग का आविष्कार किया था, और रेंडॉल ने इंटरवल ट्रेनिंग का आविष्कार किया था। ग्रसलर एंड रेंडॉल इंटरवल ट्रेनिंग की आविष्कार किया था। मार्लो कोई शब्द नहीं है इसमें ट्रेनिंग का, और मार्लो कोई ट्रेनिंग का आविष्कार नहीं किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 51, द फर्स्ट पर्सन टू गिव ए थ्योरेटिकल बेस ऑफ पीरियोडाइजेशन। कौन से पहले व्यक्ति हैं जो सैद्धांतिक रूप से नियतकालिकता का आधार दिया था? निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सैद्धांतिक रूप से नियतकालिकता का आधार दिया था, यानी कि पीरियोडाइजेशन का आधार दिया था? तो इसमें क्वेश्चन नंबर ए सही है, हरदयाल सिंह। और ये जो क्वेश्चन नंबर 52 है, लो स्लो डिस्टेंस ट्रेनिंग and can provide an athlete some relief from high intensity training। यानी लो स्लो डिस्टेंस ट्रेनिंग की बात जब कहा है तो फर्टलेक ट्रेनिंग को कहते हैं, और फर्टलेक ट्रेनिंग की खोज जो हुई थी स्वीडन में हुई थी। इसको स्पीड प्ले के नाम से जाना जाता है। इसे गोस्टा होल्मर ने दिया था। वेट ट्रेनिंग को अर्नेस्ट वेना आकेन ने दिया था, और इंटरवल ट्रेनिंग को ग्रसलर एंड रेंडॉल ने दिया था। तो इस तरह मैं कुछ क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। मुझे आशा होगी कि आप लोग को यह क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, और एक क्वेश्चन के चलते दो क्वेश्चन की भी नॉलेज दिया हूँ, दो तीन क्वेश्चन की नॉलेज दिया हूँ। हर ऑप्शन को कवर करने की कोशिश किया हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि इसमें क्या कमी रह गई है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने कमी को सुधार सकूं, जिससे कि यह वीडियो और इफ़ेक्टिव हो। धन्यवाद।